ज़रा हटके में वसअतुल्लाह ख़ान और मुबशर ज़ैदी की तरफ से खुश आमदीद। आज जुमा है और आपकी कॉलों का दिन है। पूरी दुनिया पे के ख़बरी एजेंडे पे ज़ाहिर है कि फ़्रांस छाया हुआ है। फ़्रांस का शहर नीस, जहाँ कल रात को एक अलमनाक वाक़ हुआ। एक ट्रक तकरीबन 30,000 शहरी जो साहिल समुंदर पे फ़्रांस के कौमी दिन की तकरीबात में मशगूल थे, वो चढ़ गया ट्रक। और सदर होलांदे उन्होंने तस्दीक की है कि 84 अफराद हलाक हुए हैं, 50 के करीब की हालत नाजुक है। इसके अलावा सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। जो मौसूफ़ थे जिन्होंने ये ट्रक चढ़ाया, उनका ताल्लुक़ है तो फ़्रांस के ही नीस में के रिहायशी हैं। पेशे के लिहाज से ड्राइवर हैं, लेकिन ट्यूनिस से उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ है। मोहम्मद अल हवाइज बू हिलाल 31 साल उम्र है, शादीशुदा हैं, 3 बच्चे हैं और 2010 से 16 तक छोटे मोटे जराइम में मतलूब थे, लेकिन पुलिस को बारह जो दहशतगर्दों वाली लिस्ट है उसमें नहीं थे। अब सदर होलांदे वहाँ गए और वज़ीर आज़म भी गए। वज़ीर आज़म ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की कि अब वो दिन गए, अब फ़्रांस को दहशत गर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत डालनी होगी। इसका एक बैकग्राउंड ये है कि कम से कम बिलखुसूस जो पिछला 1 साल है वो पेरिस से लेके और सऊदी अरब तक और फिर ढाका तक बहुत भारी गुजरा है। मसलन अभी मैं नज़र डाल रहा था BBC की जो दहशतगर्दी की आइटनरी थी, उसमें जनाब अगर हम जनवरी 2015 से शुरू करें तो 7 जनवरी को पेरिस में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पे अटैक हुआ और एक यहूदी सुपरमार्केट में अटैक हुआ, फायरिंग हुई, 17 अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद 17 नवंबर को पेरिस में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, फुटबॉल स्टेडियम और कैफ़ेज़ को मिला के 6 जगहों को टारगेट किया गया। धमाके, फायरिंग, 130 हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी। फिर इस साल 13 मार्च को तुर्की भी ज़ाहिर है कि यूरोप का ही हिस्सा है, उस एतबार से दारुल हुकूमत अंकारा के पुरहजूम इलाका था कैज़ले, वहाँ खुदकुश हमला हुआ, 34 हलाक, 125 ज़ख्मी। कुर्दिश फ्रीडम हॉक्स ने जिम्मेदारी कबूल की। फिर 22 मार्च को ब्रसल्स एयरपोर्ट पे और मेट्रो स्टेशन पे धमाका हुआ, 34 हलाक, 150 के करीब ज़ख्मी। 28 जून को अतातुर्क एयरपोर्ट इस्तांबुल पे अटैक हुआ, 3 सुसाइड बॉम्बर्स थे, 42 हलाक, 13 गैर मुल्कियों समेत और 3 खुदकुश हमलावर वो भी हलाक हुए। उसके बाद सऊदी अरब में हुआ, ढाका का आपके सामने है कि 20 के करीब गैर मुल्की हलाक। तो ये एक लहर है जिसने के लपेटा हुआ है सारी चीज़ को 1.5 साल से। और इसमें यह है कि फ़्रांस में जो इमरजेंसी की मुद्दत है वो ख़त्म हो रही थी 26 जुलाई को जो तो अब जो प्रेसिडेंट होलांदे हैं उन्होंने 3 माह के लिए मज़ीद इमरजेंसी में तोसी कर दी है। और साथ ही जैसे वज़ीर आज़म के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि फ्रांसीसियों को अब आदत डालनी होगी, नए दौर में वो दाखिल हो गए हैं। अच्छा, हर नए धमाके के साथ जो एक्सट्रीम दायां बाजू, एक तो एक्सट्रीम दायां बाजू वही है जो धमाके कर रहा है। जो पॉलिटिकल फ्रंट पे एक्सट्रीम दायां बाजू है, यूरोप से लेके और मशरिक़ वस्ता तक, हर नए धमाके के साथ वो मज़ीद मजबूत हो जाता है। तो एक तरह की चक्की के 2 पार्ट हैं जिनके दरमियान आम लोग, भले यूरोप के हों या एशिया के, वो पिस रहे हैं। एक फ़ोन कॉल है कराची से, शारिक हैं हमारे साथ। जी शारिक साहब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए। पहली बात तो ये कि मैं शारिक नहीं हूँ, मैं मिसेस सालिक बात कर रही हूँ। नहीं सालिक साहब, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने बताया था। बहरहाल वी स्टैंड करेक्टेड। फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम डेली बेसिस पे बहुत पाबंदी से देखती हूँ और आप तीनों को बहुत पसंद करती हूँ। सर वसअतुल्लाह खान के तो मैं कॉलम भी बहुत पढ़ती हूँ और उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। आप सबको बहुत सलाम। थोड़ी सी मुझे गुफ्तगू करनी थी। जो आजकल ये तशद्दुद की लहर यहाँ से लेके वहाँ तक फैली भी है, ज़रा मुझे सिर्फ 2 बातों का जो है वो जवाब दें कि इंसानी खून का रंग यूरोप में नीला है और एशिया में लाल है।
और क्या मीडिया भी यही फर्क रवा रखता है कि बगदाद की सुपरमार्केट में 300 या शायद उससे ऊपर हलाकतें हुई, बिल्कुल, जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ, और आज 84 लोग पेरिस में मारे गए, तो उसका रोना सभी लोग जो है वो रो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब आप मुझे इस्लाम पसंद या शिद्दत पसंद या जो कुछ भी जो है वो कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं एक आम शख्सियत हूँ, और बल्कि मैं लिखती भी थी, मैं एक राइटर भी हूँ। इसलिए मेरा इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम और इंसानियत के मजहब पे जो है वो यकीन रखने वालों में से हूँ। दूसरी बात ये है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारा मीडिया वैसे तो बहरहाल जो कुछ बोल रहा है या कर रहा है, हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही जो है वो रखनी चाहिए। आप लोग सिर्फ इतना सा करें, जो कुछ भी आप अपना वर्जन कह रहे हैं, आप अगर वो इंग्लिश में लाइनें चला दें तो कम से कम जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी नशियात जा रही हैं तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बीबीसी की बात कर सकता हूं कि अगर मोहतरमा वेबसाइट्स पे चली जाए तो कश्मीर पे कवरेज रोजाना कश्मीर पे, और पहले दूसरे पॉइंट का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ, तो बजाय इसके कि आप एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके बैठ जाएं कि चूंकि मैंने ये सोच लिया है कि यही मीडिया कर रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मीडिया वही कर रहा हो। मीडिया को अगर आप मुख्तलिफ आउटलेट्स और से देखें, डेफिनेटली हिंदुस्तानी मीडिया उसे इग्नोर कर रहा होगा, वेस्टर्न मीडिया भी उसे इग्नोर कर रहा होगा, लेकिन कुछ आलमी इदारे डेफिनेटली ऐसे होंगे पाकिस्तान के अलावा जो उसे इग्नोर नहीं कर रहे होंगे। और इनकी पहली बात जो बगदाद के हवाले से पहली बात है, बगदाद में एक बहुत ही खौफनाक धमाके हुए थे ईद के मौके पे, जिसमें 300 लोग जहाँ बहक हुए और सबने रिपोर्ट किया। उनका मेरे ख्याल में लोग कंपैरिजन करते हैं कि जो ऐसा जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, जब भी ऐसी वारदात होती है तो एक टिपिकल जो है एक माइंड सेट है कि साहब यहाँ ये हुआ तो वहाँ ये हुआ, तो वो एक तराजू निकल आता है। हालांकि पहली बात उन्होंने यही कही कि वहाँ का खून नीला है, यहाँ का लाल है। अच्छा, तो लेकिन ये तासुर जो है, मैं ये जो मोहतरमा है आउटराइटली इसलिए भी रिजेक्ट नहीं कर रहा कि जब ये अतातुर्क एयरपोर्ट पे हमला हुआ था तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने या जो इंडिपेंडेंट 2-3 अखबारात थे उनमें मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उनमें ये सवाल उठाया गया था कि IM इस्तांबुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, IM पेरिस जो है वो नज़र आ रहा था। तो मसला ये है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूरोप अपने शहदाओं का दुख मनाता है, एशिया या आलम इस्लाम अपने शहदाओं का दुख मनाता है, और ख़ुद शहदाओं गलत है, शहदा का दुख मनाता है। और ख़ुद पाकिस्तान में भी ये हालत है कि जब शिया मर जाता है तो सिर्फ शिया ही उसका सोग मनाते हैं, और कोई सुन्नी मर जाता है तो सुन्नी ही सोग मनाते हैं। तो ये नस्ल से ले के हम मज़हब तक और हम मुल्क तक सारी जगह ये बीमारी है। लिहाजा इसको मजमूई तौर पे बतौर बीमारी देखना चाहिए। जब आप इसे बाइफरकेट कर देते हैं कि उन्होंने ये किया तो हमने ये किया, तो आप फिर वाकई की शिद्दत को डाइल्यूट कर लेते हैं और आप भी उस बेहिस्सी का हिस्सा बन जाते हैं जिसका बाकी दुनिया हिस्सा बनी। और जब आप वो कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो जवाब में अगर आप वो ही कर रहे हैं और तो आपको फिर लगता है कि हमारा गलत भी सही है, हमारा वो सही है। बिल्कुल। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। तौकीर साहब हैं जाम शोरों से, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वसूदुल्लाह खान साहब और मुंबई साहब, आप दोनों को सर मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे मतलब एक सवाल करना है कि सर हाल ही जो वाकयात हुए हैं सर, जितने भी ममालिक हैं सर, हो गए यूरोपियन ममालिक हो गए सर, तकरीबन इनमें जो है हमारे जो है मुसलमान ही इसमें शामिल होते हैं। तकरीबन जितने भी हालिया वाकयात हुए हैं सर दहशतगर्दी के, तो जिनकी वजह से जो है फिर जितनी भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं
सर उन्हें फिर जो है वो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी जिंदगी जो है वो अजीब नजर आती है, और उन्हें जो है वो एक शक की निगाह से देखा जाता है कि ये तमाम जितने भी मुसलमान हैं रहने वाले हैं वो दहशतगर्द हैं। और सर हालिया जितनी दहशतगर्दी की लहर जो है आलमी तनाजुर के अंदर देखा जाए तो सर बहुत ही बढ़ गई है। तो सर आपको इसके पीछे कौन सा आंसर लगता है कि इसमें जो है दाइश वगैरह का फैक्टर मुलविस है, या सर इसमें जो है वो आलमी जो है एक साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ की, जो है मुसलमानों के जो है नजदीक गहरा तंग किया जाए? ठीक है तौकीर साहब, बिल्कुल जी। मुस्तर साहब आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन जब इन्हें इतनी बातें पता हैं तो जाहिर है कि ऑब्वियसली सभी नाम आ रहे हैं, साजिशी थेरीज भी चल रही हैं और जो तंजीमें हैं वो भी सामने हैं। ये जो इनका पॉइंट है कि एक आदमी एक जुनूनी, वो कोई भी हरकत कर देता है, उसे कोई ब्रेन वॉश करता है या वो ख़ुद इस बात का कायल होता है कि वो ठीक कर रहा है, उसके नतीजे में लाखों लोग बिल्कुल सफ़र जिनका ना उसके नफ्सियाती मसले से कोई ताल्लुक़ होता है, ना वो जिस फ़िरक़े या जिस गिरोह की नुमाइंदगी कर रहा है उससे दूर दूर ताल्लुक़ होता है, वो सफ़र करते हैं। ब्रेक्सिट बिल्कुल की जो मुहिम है वो आपके सामने है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो मुकदमा है वो ये बनाया कि देखो पिछले 1 साल में जो हुआ है, अब ये अगर यूरोपीय यूनियन ने बॉर्डर खोले तो ये तुर्क या मुसलमान बरतानिया पे कब्जा कर लेंगे, और आम लोगों ने उस पर यकीन किया। तो ये जो है कहने को तो ये 10-12 लोग होते हैं जो अपने तौर पे वो जन्नत कमा रहे होते हैं, लेकिन उस चक्कर में लाखों मुसलमान जो कई अशरों से आबाद होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके हक हलाल करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। राय जुल्फ़िकार साहब हैं हमारे साथ रावलपिंडी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी साहब। जी तो वसतुल्ला खान साहब और शहजादी, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि जो अभी यूनाइटेड नेशन में जो हमारी मुतबीन है मुल्लोदी, उन्होंने जो बात की कश्मीर के इशू पे और फिर उसके मुद्दे मुकाबल जो उन्होंने इंडिया वाले ने की, और उन्होंने जो बातें की और उसमें ये कहा कि पाकिस्तान जो स्टेट टेररिज्म या उसका जो है बानी है या कर, तो क्या कश्मीर में अब जो कुछ हो रहा है क्या वो रियासती सतह पर नहीं हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने ये बात की कि जी पाकिस्तान दूसरों की जमीन पे नजर रखता है, तो क्या हिंदुस्तान ने हमारा बांग्लादेश बनवाया, हमारी जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कराया? क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा? क्या उन्होंने, सवाल क्या है सरकार, तो ये चीजें क्या उनको नहीं नजर आ रही? हाँ तो नजर तो आ रही है, नजर आ रही हैं। यूएन के बारे में मैं आपको बताऊं, जाहिर है अगर हमारी जो मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ पर मलिया लोधी साहिबा, उन्होंने कुछ कहा है तो भारत जाहिर है उसको ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। जाहिर है वो उसके लिए कोई काउंटर लेकर के आएंगे। कुछ माजी में जाहिर है हमारी गलतियाँ भी ऐसी रहीं कि जिसकी वजह से एक तासुर बना कि पाकिस्तान जो कुछ करता है। लेकिन ये जो लहर है इसमें फ़िलहाल वुसत साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी गुज़िश्ता हफ्ते भी कि भाई ये जो है इंडिजिनस है, वहाँ से मतलब उनके अंदर से एक लहर है, तो इसको जो है ऐसे ही रहने दिया जाए। कश्मीर ज़ाहिर है कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल हो जाएगा, और कश्मीरियों ने कब से एहतजाज कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। तो जाहिर है भारत के कहने से कोई ऐसा वो नहीं हो जाता। और जहाँ तक आलमी बरादरी की बात है तो जनाब वो और चीज़ों में फ़िलहाल इतने उलझे हुए लगते हैं कि उनमें से कोई कान नहीं धर रहा फ़िलहाल पाकिस्तान की बात पर, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त किसी को ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय ममालिक को छोड़ें, मुसलमान ममालिक कितने ओआईसी ने आखिरी दफा कश्मीर का लफ्ज़ कब इस्तेमाल किया था? अगर तो किसी को अगर हमारे अपने दोस्त ममालिक जो है मुसलमान वो हमारे साथ इस मसले पर नहीं खड़े हो रहे तो जाहिर है पहले हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए, उसके बाद हमें आगे चलना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात जहांजेब हैं सऊदी अरब। जहांजेब साहब। अस्सलामुअलैकुम जी जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जैदी साहब, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। मैं यही बात करना चाहता हूँ कश्मीर पे जी, किस टाइम जो कश्मीर में कत्ल गारत हो रही है हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, पाकिस्तान में अभी सब कुछ चाहिए, सब कुछ बढ़ा के अभी कश्मीरियों के हिमायत के लिए अवाम मुजाहरे करे और एहतजाज करे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये दुनिया को मैसेज पहुंचे कि वाकई कश्मीर में जुल्म हो रहा है।
जी बिल्कुल, जहांजेब साहब आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई। वो कह रहे कि पाकिस्तानियों को, और यकीनन एक सेंटिमेंट है, हुकूमत ने भी जाहिर है, एक तो ये जो कुछ एंकर्स बैठकर कह रहे होते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में मुजाहरे हो सकते हैं। फिर हमने उनके सफ़ीर को तलब किया, एहतजाज किया, ज़ाहिर है एक डोसिया दिया। उसके बाद आज काबीना का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 19 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। तो फ़िलहाल जितना हो सकता है फ़िलहाल उतना ही हो रहा है, तो यही हो सकता लेकिन ये है कि ज़ाहिर है लोगों को एहतजाज के लिए हम ज़बरदस्ती पकड़ के तो नहीं निकाल सकते, वो तो खुद आएंगे। तजवीज़ अच्छी है। इकबाल अहमद है कराची से। जी इकबाल साहब। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी सर। सर मेरा एक आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाह रहा था। जी करें। तो उसमें यह था कि सर सबसे पहले तो आज जो फ्रांस का वाक़या हुआ है उस पर बड़ा अफसोस है कि जो कुछ हुआ है वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि मैं कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। जी करिए। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, सब कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट से बहुत शिकवा है कि कहीं पर हमारी गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि आज तक कोई स्टेटमेंट मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसपे ये बाकायदा नवाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया हो कि यार उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो खुदारा मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं मुस्तफा भाई और बशीर भाई साहब, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है काइंडली आप लोग भी हमारी हेल्प करें और ये आवाज हमारे साथ मिलकर नवाज गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचा दें कि वो जो कुछ कर रहे हैं मोदी सरकार के लिए, उनके फेवर के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज। बहुत शुक्रिया। जी इकबाल साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, और यही मैं बता रहा था कि हुकूमत ने अपनी सतह पर जितना शायद उससे ज़्यादा कर सकते थे। किस तरह करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी, वो तो आगे चल के सामने आएगी, लेकिन जाहिर है हम एहतजाज ही कर सकते हैं इस वक्त, और वो हो रहा है। लोगों को भी चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा इस मामले में पैशनेट हैं, सड़कों पर बाहर आए, मुजाहरे करें। फ़िलहाल न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, उसके बाद वापस आ जाए। वेलकम बैक। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं कराची ऑपरेशन के हवाले से। उससे पहले आपको पता है 2 रोज़ कबल जो है, बल्कि कल मिडनाइट जो है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है। जो स्पेशल पावर्स थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास वो ख़त्म हो चुकी हैं, मगर आज रेंजर्स ने लाड़काना में दोबारा जाके कुछ रेड्स की हैं। 2 रोज़ कबल एक ख़बर आई थी कि वहाँ गए थे और उन्होंने असद खरल नामी एक शख्स को पकड़ा था, जिसको बाद में मकामी लोगों ने वहाँ रेंजर्स से छुड़वा लिया। पुलिस भी बीच में आई। उसके बाद एक चीज़ दोबारा से टेंशन बनी रेंजर्स और हुकूमत के दरमियान, मगर आज दोबारा फिर रेंजर्स वहाँ गए। वहाँ से 4 अफराद को, आबिद भोगियो एक साबिक नाजिम रहे हैं वहाँ के लाड़काना के, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उनको गिरफ़्तार किया है। उनके 3 साथियों को पकड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये उस ग्रोह का हिस्सा हैं जहाँ जो कराची लोगों को अगवा करता है तावान के लिए। अब रेंजर्स के अगेन पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि रेंजर्स के पास पावर्स नहीं है कि वो कराची से बाहर जाकर के ऐसी रेड्स करें, लेकिन जो रेंजर्स ज़राए से हमारी बात हुई है, रेंजर्स हुकाम का ये कहना है कि हमने सिर्फ उनको पकड़ा है और जब तक 19 जून जब रेंजर्स का टाइम मुद्दत पूरी हो रही है सिंध में और कराची में, तो उनके पास ATA के तहत ये पावर्स मौजूद हैं पूरे सिंध के लिए। अच्छा। और उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें सिविल एड आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बुलाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि वो रेड्स कर सकते हैं, स्नैप चेकिंग कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हाँ 90 डेज़ का डिटेंशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये लोग जो पकड़ेंगे इन्हें इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस के हवाले या आज आधी शब के बाद या कल सुबह तक कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन वो एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ उससे हाँ। क्या फ़र्क पड़ता है। अब मसलन जैसे मौलाना फजलुर रहमान जी उन्होंने अभी कुछ देर पहले हाँ। ये बयान दिया है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट की एक्सटेंशन की बात आई तो जमीयत उलमा इस्लाम तो कम से कम उसकी हिमायत नहीं करेगी, इसलिए कि पिछले 2 साल में सिर्फ़ और सिर्फ दीनी जमातों से वाबस्ता लोगों को टारगेट किया गया है और जो फ़ौजी अदालतें थीं उनसे भी हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई।
किसी को उन्होंने 4 साल पहले गिरफ्तार किया था, तो अभी 1 साल पहले जो जुर्म था उसके सिलसिले में उन्होंने सज़ाए उम्र कैद या सज़ाए मौत दे दी। तो मौलाना साहब तो नहीं है कि प्रोटेक्शन, ये एक पहली इंडिकेशन है, क्योंकि मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के एलआई हैं सेंटर में, और वो ये कहते हैं वो एलआई भी हैं, लेकिन उनका जी चाहता है कि अपोजिशन में रहें, दिल उनका अपोजिशन में है, दिमाग नवाज शरीफ असल में तो एल बाय हैं, लेकिन ये कि एलआई का लफ्ज़ हम यूज़ कर लेते हैं। पोपा की जब बात आई थी तो इनिशियली ये कहा गया था कि एक ऑर्डिनेंस आएगा जो एक्सटेंड कर देगा प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट को 1 साल के लिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने उस तजवीज़ को भी रोक दिया और कहा कि नहीं, चौधरी निसार साहब को हिदायत दी है कि आप बाकी पार्टियों से मुशावरत कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। और क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM को एतराज़ात हैं, उनके इल्ज़ामात भी हैं कि इस एतराज़ तो हर बात पे हर पार्टी को कहीं ना कहीं तो होगा ज़ाहिर है, लेकिन उनके एतराज़ात ये हैं कि उनके लोगों को उठाया गया। और सियासी जमातों का ये कहना है कि एक दफ़ा पहले आप फैसला कर लें कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है, अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है जो बना है, तो आप दहशत गर्दों को पकड़ें, आप जो है सियासी कारकुनों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में अच्छा, लेकिन एक बात सुने, ये अब क्यों नज़र आ रहा है जब वो एक्सपायर हो गया है, 2 साल में रिव्यू मीटिंग्स भी तो इसमें होंगी ना, कि होनी चाहिए सर, और उसमें क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी बासपुरस होनी चाहिए। वो कितनी मीटिंग्स सर मीटिंग्स हुई ना, लेकिन जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने आज फरमाया है कि कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों से जो तवक्कुआत थी, तो फ़ौजी अदालतों ने ये किया कि जो पुराने फांसी के मुंतज़िर अफराद थे उनको पकड़ पकड़ के लटकाना शुरू कर दिया। हालांकि सफूरा गोट का एक फ़ैसला दिया है और APS के बारे में भी फ़ैसला दिया, लेकिन ये बात किसी हद तक जो है ऑब्ज़र्वर्स वो यही कहते हैं कि पोपा का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। ना विटनेस प्रोटेक्शन हुई, जैसे ना प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी बनी, ना प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट किया गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं हुई। तो अब खराबियाँ दूर कर लें, या इस दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्ट जाए जहन्नुम में, अब नहीं करना सर, अब लिम्बो में मैं ज़ाहिर है उनकी तरफ से तो नहीं बोल सकता, वो जो है कोशिश तो यही है कि आप उनकी तरफ से बोलें। कॉलर कौन है? जी गुलाम कादिर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं गुलाम कादिर लगारी टंडोला यार से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। वसतुल्लाह साहब से एक सवाल है जी, कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने आज जो इजलास किया था लाहौर में गवर्नर हाउस में, और उसमें इसने एक तो लफ्ज नहीं बोला कि उसने कश्मीर के मामले पे इंडिया से मजम्मत कम से कम कर लेता जुबान पे। हुजूरे वाला, खुदा के वास्ते यार, टीवी का ऐलान किया है, कुछ चैनल सुबह से जो है बोल रहे हैं। मुझे लगता है आज नहीं, नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई गई, वो टीवी पे दिखाया गया, तो कम से कम थोड़ा सा तो बेनिफिट दे दें। मतलब हम आपके साथ हैं, मतलब अगर पत्थर फेंकना हो तो गुलाम कादिर साहब वी आर विद यू, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लिया करें तो वो जो है ऐसा नहीं होगा। दूसरे कौन कॉलर्स हैं हमारे साथ? फहद साहब कराची से हैं। जी फहद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कराची से। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कोई ज़ी-शऊर आदमी कोई इनकार नहीं करता, बिल्कुल कर सकता कि जो वहाँ पे हालात है। लेकिन हमारे यहाँ जो कश्मीर कमेटी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर में, ये दुनिया को क्या तासुर दे रहे हैं। ये इस तरह के हालात आपस में लड़ के जिन्होंने दिखा रहे हैं मीडिया पे, जो नजर आ रहा है, ये कश्मीर के लिए क्या करेंगे। और मुल्क में जब आवाम जो है इस तरह की हुकूमत को सिलेक्ट कर सकती है, इलेक्ट कर सकती है, और उसके बाद अगर हालात नहीं कुछ वो आवाम को दे रहे हैं, तो उस आवाम के पास इख्तियार ही नहीं है कि उस हुकूमत को हटाया जाए। जी बिल्कुल फहद साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक तो ये बात हम लोगों को जहन से निकाल देनी चाहिए कि इस वक्त पूरी आलमी बरादरी और दुनिया जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ देख रही है, वो हमारी तरफ पीठ करके कहीं और देख रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को तो वो कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमारे मुल्क में जो है एक थोड़ी सी वो हो जाती है कि हर जैसे वो सब कहते हैं हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे ना, तो वो जाहिर है अब आपने देखा होगा 2-4 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं तो तांगा पार्टी, सिंगल पार्टी, लेकिन वो फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि जनाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत देखें डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को डील कर सकती है।
या अगर हिम्मत है तो हमला करके कश्मीर वापस ले सकती है। वो हमने ट्राई कर ली माजी में, वो उस तरह से हो नहीं पाया। 4 दफ़ा ट्राई किया जी, 4 दफ़ा ट्राई किया। तो अब अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग खुद खड़े हुए हैं। हम उनके साथ डिप्लोमेटिकली यानी सिफारती सतह पर और मॉरली इखलाकी सतह पर और बिल्कुल अपने एहतजाज से दुनिया को दिखाएं कि हम एक जस्ट कॉज जो कश्मीर का है उसको हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि बाज़ लोगों के लिए कश्मीर एक सनद बन चुकी है। कश्मीर का मसला अगर ज़िंदा रहेगा तो उनकी मरात, उनके हलवे मांडे और उनकी रिकग्निशन जो है वो चलती रहेगी। और वो कसाई के बच्चे के पैर में जो हड्डी चुभ गई थी और वो डॉक्टर के पास गया था, वो वाला किस्सा है। और मौलाना फजलुर रहमान से बेहतर हलवे को कौन जान सकता हो? पर्सनल नहीं हो जाए, पर्सनल नहीं हलवे के साथ या मौलाना अब्दुल हमीद साहब हैं कराची से। जी अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मुबशर साहब बात कर रहे हैं? जी मुबशर साहब, आपने जब ये रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से बात कही कि उनकी मुद्दत जो है पूरी हो गई है, तो एक तलफ़ुज़ आपने कहा कराची में और सिंध में, तो ये दो चीजें अलग अलग आपने कर दी। तो असल में कराची तो सिंधी है। जी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं। बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई वो बात नहीं है। जो पावर स्पेशल दी गई थी जो कि 3 दिन जो कि 14 जून को ख़त्म हो चुकी हैं, वो पावर्स थी स्पेशल पावर्स टू डिटेन जो उन्हें दी गई थी, वो अलग से ख़त्म हुई हैं। और अब ये पोपा के तहत जो पावर्स हैं वो अलग से ख़त्म हुई। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो पावर्स जो थी वो कराची की हद तक थी और यही पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची से बाहर जो है रेंजर्स को इस तरह की रेड्स करने का और लोगों को हिरासत में लेने का हक़ नहीं है। लेकिन हमने रेंजर्स से भी बात की, उनका ये कहना है कि उनके मैंडेट में जब आर्टिकल 147 के तहत जब उनको बुलाया गया है सिविल की एड के लिए यानी एग्जेक्टिव की एड के लिए, तो उनके पास ये पावर्स हैं कि वो स्नैप चेक कर सकें लोगों को वक्ती तौर पर गिरफ्तार करके और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर सके। अब उनकी वो पावर्स जो 90 रोज़ के लिए हैं वो सिर्फ कराची तक महदूद थी, वो अंदरूने सिंध के लिए नहीं, बकौल हुकूमत के। बिल्कुल। और वैसे इस मामले को छोड़ के दोनों एक पेज पे हैं, रेंजर्स और सूबाई हुकूमत। बिल्कुल सही है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। शाहिद साहब हैं कराची से। जी फरमाइए। वालेकुम कराची से। सबसे पहले तो आपको कराची तहसीन के आप लोग बहुत अच्छा और जानदार प्रोग्राम करते हैं। दूसरे ये कि हमारे पाकिस्तानी अवाम खास तौर से फ्रांस के अवाम के साथ उनके गम में बराबर की शरीक है, क्योंकि वो भी आखिरी इंसान थे। दूसरी बात ये कि रेंजर्स जितने भी लोगों को पकड़ती है इनकी प्रोसिक्यूशन कंप्लीट अलग होनी चाहिए और इसके केसेस ज्यादातर जो है ना सिर्फ और सिर्फ फौजी अदालतों में चलने चाहिए, क्योंकि आम अदालतों से तो लोगों ने छूट ही जाना है। कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। वहां पर उल्टे सीधे केस बना उनको पेश किए जाते हैं, गवाह आते नहीं है। माशाल्लाह कोर्टों में केस चलेंगे तो फैसला भी होगा, सजाएं भी होंगी, कौम भी इबरत पकड़ेगी, लोग भी इबरत पकड़ेंगे। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से इसको पावर दी जाए और पूरे सिंध तक इसको महदूद किया जाए, महदूद किया जाए, कंप्लीट सिंध इंक्लूड करना चाहिए इससे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कोयटा से हैं उमर साहब। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब, आपको मौलाना फजलुर रहमान से बहुत चिढ़ है क्या? पाकिस्तान। जी फरमाइए मेरे भाई। सर ये आपने मुझे मुतनब्बे कर दिया था कि पर्सनल ना हो, लेकिन वो मेरे ख्याल में उमर साहब जो है। हाँ, मैंने उमर साहब की तरफ से आपको मुतनब्बे कर दिया। एक और जो एक अच्छी चीज़ हुई है जिसको अगर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं वो है हमारे कप्तान मिसबाहुल हक ने जब सेंचुरी करके वो जब दंड पेले उन्होंने, और कल हमने भी उस खुशी में यहाँ पर दंड पेले थे, तो उसके बाद एक इंस्पिरेशन शुरू हो गई इंग्लैंड में। आज जब खेल शुरू हुआ तो उससे पहले माइक आर्थरटन जो के साथ कैप्टन है, एज ए कमेंटेटर है, और क्रिस लॉयड जो है उन्होंने भी ग्राउंड में आकर के दंड पेले। उसके बाद मैंने कई लाइन्समैन को देखा कि वो साइड पे खड़े होकर दंड पेल रहे हैं। वो सब खराज तहसीन पेश कर रहे थे मिसबा को कि इस एज में उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की। और ये है कि ज़ाहिर बड़े बड़े बैट्समैन जिस तरह सचिन नहीं कर सके, ब्रायन लारा नहीं कर सके,
तो हमारे कप्तान मिसबाहुल हक ने वहाँ किया। लॉर्ड्स जिसको हेडक्वार्टर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, पोस्टर आया था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। आज सुना किसी ने शाहिद आफरीदी का भी पोस्टर भेजा। हाँ जी, मिसबा का पोस्टर में था कि अब आ जाओ, और शाहिद आफरीदी के पोस्टर में लिखा हुआ है कि खेलने की बातें जाने दो, अब चले जाओ। तो वो जो है इनका था। एक छोटी सी हमने रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, वो ये थी कि एक ख़ातून हैं जो आज सिंध क्लब से दिन के वक्त लापता हो गई हैं। वो बाहर अल्जाइमर यानी याददाश्त उनकी ठीक नहीं है। वो शीनी उंद्रे नाम है उनका। वो लापता हो गई हैं। ज़रार इस वजह से नहीं आए क्योंकि उस कॉज में वो अपने दोस्तों की हेल्प कर रहे हैं। मोअम्मर खातून भी हैं। तो अगर किसी को उनके बारे में कोई इल्म हो जाता है तो उनके ये उमर उंद्रे हैं इनका मैं सिर्फ आपको नंबर बता सकता हूँ, और ये है 0301820820। अगर पता लगे तो काइंडली आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने वाइट शलवार और रेड कमीज़ पहनी हुई है। मोअम्मर खातून है, तस्वीर भी आपने देख ली है। फ़िलहाल ये हफ़्ता ख़त्म हो रहा है, अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।